Hello students, welcome back to Ajinkya's Resonance Physics classes. In the last video, we have started the first chapter of class 11th, that is units and measurements. Okay, in that video, we have seen what is physical quantity, what is measurement, what is unit and what are the different systems of units. इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थोड़े आगे के कंसेप्ट्स जो कि है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो यार पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब आपको मालूम है, फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं। द क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिससे हम कुछ भी लॉ है, कुछ भी प्रिंसिपल्स अगर है, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम तैयार कर सकते हैं, ऐसे क्वांटिटी को भी फिजिकल क्वांटिटी ही बोलते हैं। ओके, तो सिंपल सा डिफिनेशन आपको ध्यान में रखना है कि फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज व्हिच आर मेजरेबल। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है जो इंडिपेंडेंट होती है और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंडेंट भी होती है। तो यार जो फिजिकल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होती है, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो इंडिविजुअल है, खुद एक है, दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल। और जो क्वांटिटीज डिपेंडेंट होती है, जो क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड होती है, दैट क्वांटिटीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो हम अच्छे से उसको अभी एक पढ़ेंगे यार कि पहला पॉइंट चालू करेंगे, व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। पहला पॉइंट, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ध्यान से पढ़ना है भाई, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये यार फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ही हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों को बहुत बार लगता होगा कि यार ये पहले पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटीज, उसके बाद फंडामेंटल, उसके बाद पढ़ाऊंगा डिराइव्ड, तो इनको लगता है यार ये अलग अलग है क्या। नहीं, तो फिजिकल क्वांटिटीज को ही दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में यार आएंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरे में आएंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब देखो, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक या एलिमेंटरी। तो फंडामेंटल का वर्ड टू वर्ड में आपको मालूम पड़ गया, बेसिक बोलते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं। ओके, कुछ किताबों में आपको पता चल जाएगा कि दिस क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज बेस क्वांटिटीज। ओके, चलो दिक्कत नहीं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या आएगी, मैं तो पहले बोल दिया है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी है जो बेसिक है, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। दीज क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट। इनके मेजरमेंट के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है। तो इसकी डेफिनेशन करेंगे कैसे, तो डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी यार यहाँ से अच्छे से आप लिख लो, यहाँ पे लिख रहा हूं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज which does not depend on any other physical quantity, any other physical quantities for their measurement. Okay, is are called as फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो डिफिनेशन यहाँ पे आपको लिखना है तो लिख सकते हो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की डिफिनेशन क्या होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है उनके मेजरमेंट के लिए, दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट आर कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी। यहाँ पे तो उसकी डिफिनेशन बहुत ही आसान है भाई। तो इसका मतलब है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है भाई इंडिपेंडेंट। तो यार ये कितने होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो हमने कुछ सिस्टम्स पढ़े थे, आपको याद होंगे, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में हमने क्या क्या पढ़े थे याद है, सीजीएस सिस्टम या एमटीएस सिस्टम या एफपीएस सिस्टम, या एक और पढ़ा था लास्ट में यार एसआई सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम जो था ना हमारा, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो अभी सब यही वर्ल्ड वाइड यही यूज होता है। 1971 के बाद अभी सब जगह पे यही सिस्टम फॉलो किया जाता है। ओके, तो यार ये जो सिस्टम है एसआई सिस्टम में देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो आपने 10th में भी की थी। कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। ऐसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी उन्होंने चूज किए हैं जो किसी और पे डिपेंड नहीं है। तो कौन से होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, या डेफिनेशन में अभी रब कर लेता हूं, आपने लिखी होगी। ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती है वो पढ़ते हैं, देखो भाई जल्दी से।
आपने 10th में किया है, सिर्फ रिवाइज करेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में यहाँ पे लिखता हूँ क्वांटिटी, ओके, क्वांटिटी फंडामेंटल है। तो पहले आपको मालूम है शायद, वो होती है लेंथ, ओके, लेंथ इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा आएगा भाई मास, ओके, तीसरा आता है टाइम, ओके। तो ऐसे 7 होते हैं। तो ये जो लेंथ मास टाइम है, पहले वाले जो सिस्टम्स थे, सीजीएस सिस्टम या एमकेएस सिस्टम या एफपीएस सिस्टम, 3 सिस्टम जो हमने पढ़े थे, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस, उन तीनों सिस्टम्स में ये 3 ही क्वांटिटी फंडामेंटल थी, लेंथ मास और टाइम। मगर ऐसा इन्हें 7 डिफाइन की है। तो लेंथ मास टाइम के बाद यहाँ पे आता है भाई थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो यहाँ पे आएगा टेम्परेचर, आपने 10th में किया है। वो 5वां होता है भाई, आपको याद है क्या, इलेक्ट्रिक करंट, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद क्या आता है भाई, उसके बाद क्या आता है, लुमिनस इंटेंसिटी, ओके, थोड़ा बहुत तो आप सोच ही सकते हो, लुमिनस इंटेंसिटी। और 7वां होता है भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 क्वांटिटीज ऐसी है जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे ऊपर डिपेंड नहीं है। इसका मतलब अगर लेंथ मेजर करनी है, तो लेंथ मेजर करनी है तो लेंथ ऑफ एनी सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटीज। ये किसी भी लेंथ अगर मेजर करनी है तो लेंथ या इनमें से कौन सी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है। आप सीधा लेंथ लेंगे, उसी सपोज इसका लेंथ मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे, स्केल यहाँ पे उसको एडजस्ट कर लेंगे और सीधा मेजरमेंट ले लेंगे। तो लेंथ मेजर करने के लिए ना ही मैं किसी इस ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड हूँ, ना ही टेम्परेचर पे डिपेंड हूँ, ओके, ना ही टाइम पे डिपेंड हूँ। तो ये जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज व्हाई लेंथ इज ए फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ऐसा अगर हम बोल ले कि यार ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो अगर ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है तो इन फिजिकल क्वांटिटीज के कुछ यूनिट्स भी आएंगे, ओके, एंड दैट यूनिट्स आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स, ओके। तो अगर इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स हम लिख लेंगे तो उस यूनिट्स का नाम होगा फंडामेंटल यूनिट्स। क्यों फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे, क्योंकि वो यूनिट जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज के मेजरमेंट के लिए यूज किए हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स की डेफिनेशन क्या करेंगे, तो फंडामेंटल यूनिट्स की डेफिनेशन आप लिख सकते, मन से भी लिख सकते हैं, उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है भाई। फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स की डेफिनेशन देखो, द यूनिट्स which are used for the measurement of, which are used for the measurement of, for the measurement of fundamental quantities, okay, fundamental quantities are called as fundamental units। ऐसे यूनिट्स जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स भी कितने होंगे यहाँ पे, 7, क्योंकि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। आई होप कि समझ गए होंगे, ओके। तो फंडामेंटल यूनिट्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो यूनिट्स, उनके यूनिट्स लिखते हैं भाई, आपने 10th में किए हैं। यूनिट्स क्या आएंगे, लेंथ किस में मेजर करते हैं, एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में लेंथ मेजर करते हैं भाई मीटर में, ओके, मीटर में, कोई दिक्कत नहीं। मास किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, ओके, किलोग्राम में। टाइम किस में मेजर करते हैं, टाइम मेजर करते हैं भाई सेकंड में, ओके, यहाँ पे सेकंड आ जाएगा। टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं, केल्विन, केल्विन एक साइंटिस्ट है, ओके। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो मेजर करते हैं भाई एम्पियर में, तो एम्पियर भी क्या है भाई, एक साइंटिस्ट है, ओके। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी जो है वो मेजर करते हैं भाई कैंडेला नाम से, कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है उसका यूनिट होता है भाई मोल, ओके। तो ये दीज आर द 7 यूनिट्स व्हिच आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स, ओके। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने 10th में किया होगा ये। तो फंडामेंटल यूनिट्स की डेफिनेशन आई होप कि आपने लिख ली होगी। तो यार ये फंडामेंटल यूनिट जो है ये उनके पूरे नाम है। तो जनरली हम जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो यूनिट का पूरा नाम नहीं लिखते हैं। वी एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द सिंबल ऑफ द यूनिट्स। हम उस यूनिट का सिंबल यूज करते हैं। तो हमें इन फंडामेंटल यूनिट्स के सिंबल भी जरा मालूम होने चाहिए। आपने बहुत बार किए हैं, फिर भी यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। सिंबल क्या आएंगे, मीटर का सिंबल जो होता है वो होता है स्मॉल एम। किलोग्राम अगर है तो किलोग्राम का सिंबल होगा भाई केजी। सेकंड का सिंबल होता है स्मॉल एस, ओके। और केल्विन जो है, केल्विन और एम्पियर, ये दो ऐसे यूनिट्स है जो साइंटिस्ट के नाम है। तो अगर साइंटिस्ट का नाम एज अ यूनिट आता है तो हमें ये केल्विन का, हमें यहाँ पे सिंबल कैपिटल के लिखना पड़ेगा,
तो ध्यान से यहाँ पे सिंबल, जब हम साइंटिस्ट का नाम का यूनिट है तब हमें उस पे कैपिटल लिखना पड़ेगा। एम्पियर के लिए भी हम क्या करेंगे, कैपिटल ए करेंगे, क्योंकि ये दो साइंटिस्ट के नाम है। ओके चलो ठीक है। तो कैंडेला क्या लिखेंगे भाई, CD, और मोल क्या लिखेंगे, MOL। आपने ये सिंबल्स अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। ओके, दीज आर द सिंबल्स ऑफ यूनिट्स, दीज आर द यूनिट्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आप होप के समझ गए होंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट। उनका मेजरमेंट के लिए वो किसी पर डिपेंड नहीं है। तो ठीक है, ये हो गए भाई फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, तो ये आपने टेबल बना लिया होगा। ओके, तो ये होती है भाई फंडामेंटल क्वांटिटीज, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं रब करता हूँ अभी। थोड़ा सा आगे, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके बाद अभी तो पढ़ेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो यार ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमें मालूम हो गए, फंडामेंटल यूनिट्स भी मालूम हो गए, मगर क्या हम जब तक अभी तक हमने जो भी कुछ साइंस पढ़ा है, क्या उसमें सिर्फ ये 7 ही क्वांटिटीज पढ़ी ही क्या? नहीं, उसमें आपने पढ़े होंगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, एनर्जी, इंपल्स, ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज आपने पढ़ी होंगी या सुनी होंगी। तो यह क्वांटिटीज यार ये साथ में तो नहीं आती है। ये क्वांटिटीज जो मैंने अभी नाम लिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये तो 7 क्वांटिटीज में नहीं आती है। तो ये जो क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ए डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो उनको डिराइव्ड क्यों बोलते हैं, वही तो हमें पढ़ना है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज का यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ, आप भी नाम टाइटल डाल सकते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो यार ये डिराइव्ड क्वांटिटीज होती क्या है, नाम में ही है भाई डिराइव्ड। तो ये इसका मतलब ये जो क्वांटिटीज होंगी किसी से तो डिराइव हुई है, किसी क्वांटिटी से तो इसको तैयार किया है। तो अगर इसको हम तैयार कर रहे हैं किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के साथ, तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट अगर ये होते तो ये किसी से तैयार नहीं होते, क्योंकि इंडिपेंडेंट जो होता है वो किसी से तैयार नहीं होता है। ओके, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज का डेफिनेशन सीधा साधा है, ऐसी क्वांटिटीज जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड होंगे। तो यार किस पे डिपेंड होंगे, कौन सी क्वांटिटीज पे डिपेंड होंगे? तो एक बात ध्यान में रखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे डिपेंड नहीं है, वो इंडिविजुअल क्वांटिटीज होती है। मगर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उनका कॉम्बिनेशन करके ही, उनका प्रोडक्ट करके ही हम ले सकते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही बनती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज यहाँ से वहां से नहीं आई है, डिराइव्ड क्वांटिटीज सीधा फंडामेंटल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट ही होती है, ध्यान में रखो। ओके, तो यार डिफिनेशन कैसी आएगी, ये डिपेंडेंट है कि नहीं है? किस पे डिपेंड है? फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड है। तो डिफिनेशन सीधा करेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज की डिफिनेशन, द क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज, बहुत बार गलती हो जाती है बच्चों से, द फिजिकल क्वांटिटीज which depends on fundamental quantities, okay, which depend on fundamental quantities for their measurement। उनके मेजरमेंट के लिए ये क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड होती है। दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। डेफिनेशन आप लिख सकते हो, द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट। ये किसी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड होते हैं। कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, इसमें तो कुछ हार्ड नहीं है। तो सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी अगर हम लेंगे तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट ही होंगे। कुछ साथ में से कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम उठाएंगे, उसका कुछ तो प्रोडक्ट लेंगे, कुछ तो कॉम्बिनेशन करेंगे, और कॉम्बिनेशन करने के बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज बन जाएगी। कैसे? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिया वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी सबसे बेसिक डिराइव्ड क्वांटिटी हम लेते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डिफिनेशन आपको मालूम होगी, आपने 10th में की होगी, नहीं की है तो हम अगले वाले चैप्टर में पढ़ने वाले, डोंट वरी। तो यार ये वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी की डिफिनेशन होती है जनरली, वेलोसिटी इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो यार मैं यहाँ पे रफली लिख लेता हूँ मैथमेटिकली, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का मतलब सीधा मैं लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, एक और चीज मैं छोटा सा 1-2 मिनट में समझाना चाहूंगा कि कभी भी फिजिक्स में अगर ऐसा आता है कि यार ये वेलोसिटी है, ओके, और कभी कभार आता है कि चेंज इन वेलोसिटी, तो बहुत बार बच्चों का कंफ्यूजन होता है
कि यार वेलोसिटी अलग क्वांटिटी है और चेंज इन वेलोसिटी अलग क्वांटिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी इज ऑल्सो ए वेलोसिटी, वो तो सही है, सिर्फ यहाँ पे क्या आया है भाई, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का यूनिट और चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट तो सेम ही आएगा। बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है कि बच्चे अलग समझते हैं कि वेलोसिटी अलग है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, कैलकुलेशन अगर करेंगे तो वो न्यूमरिकली अलग आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर उनका जो यूनिट होगा, दोनों का यूनिट तो क्या आएगा भाई, सेम, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी फिर भी वेलोसिटी ही है। ओके, तो यहाँ पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब वो सिंपली डिस्प्लेसमेंट ही है। ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी की डेफिनेशन मैंने लिखी भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कुछ दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है, यहाँ पे अगर डेफिनेशन में पढ़ लूं तो यहाँ पे टाइम आया है, टाइम फंडामेंटल है कि नहीं है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल है कि डिराइव्ड है, ये यहाँ पे भी एक थोड़ा सा सवाल बन जाता है कि डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल है कि डिराइव्ड है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है भाई, 1 मिनट में समझाता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है, ध्यान में रखो, अगर कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट या खुद आप समझो कि आप यहाँ से ए से निकल के बी तक गए हो, तो आप ए से निकल के बी तक गए हो, इसका मतलब आपने अपनी पोजीशन चेंज की है। ओके, तो आप अगर आपकी पोजीशन चेंज करते हो, अगर अपनी पोजीशन चेंज की, तो मैं बोल सकता हूं कि आपने इतनी डिस्प्लेसमेंट की है ए से निकल के बी तक। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि आपने जितना लेंथ कवर किया है, जितना डिस्टेंस कवर किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं जो डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट जब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके, तो मोशन में जब पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत सारे डिटेल्स में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप ए से निकल के बी तक जाते हो तो आपने डिस्प्लेसमेंट की है, एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द लेंथ कवर्ड बाय यू। आपने जो लेंथ कवर की है उसे ही बोलते हैं बाय डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब अगर हम यूनिट के मामले में पढ़ेंगे तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ है। ओके, डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो होती है भाई लेंथ, ध्यान में रहा। ओके, और डिवाइडेड बाय क्या होता है, टाइम। इसको जरा समझो, तो डिस्प्लेसमेंट डिराइव नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह की क्या है भाई, लेंथ। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का जो डिफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये से बन रहा है लेंथ अपॉन टाइम। तो यहाँ पे लेंथ भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है। तो यहाँ पे आप बोलोगे, आप बोल रहे थे भाई कि कुछ भी दो फंडामेंटल क्वांटिटीज का, अगर कुछ भी फंडामेंटल क्वांटिटीज का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डिवाइड बनती है, यहाँ पे तो रेशियो आ गया है। तो एक और बात मैं समझाना चाहता हूं, यहां पे जब हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं तो वहां पे सिर्फ 2 ही ऑपरेशंस होते हैं, एक तो एडिशन और दूसरा मल्टीप्लिकेशन। सब्सट्रैक्शन जो होता है भाई वही भी एक प्रकार का एडिशन ही है। अगर आप कहोगे कि यार ये क्या बोल रहे हैं, 3 - 2 अगर आप करते हो, आप बोलोगे ये सब्सट्रैक्शन है, नहीं, ये मैं इसको बोल सकता हूं कि दिस इज द एडिशन ऑफ -2 इन द 3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा 3/5, तो इसका मतलब होता है भाई 3 × 1/5। सही है कि नहीं है। तो ये सब्सट्रैक्शन को हम एडिशन के रूप में लिख सकते हैं। डिवीजन भी क्या होता है, डिवीजन को भी मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 तरह के ऑपरेशंस होते हैं, 2 ही तरह के, एक तो एडिशन और दूसरा मल्टीप्लिकेशन। ओके, डिवीजन रहने दो या सब्सट्रैक्शन रहने दो, वो एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का ही पार्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो यार, मैं लेंथ अपॉन टाइम किया, चलो ठीक है, तो लेंथ अपॉन टाइम किया, लेंथ भी फंडामेंटल, टाइम भी फंडामेंटल, इन दोनों का कुछ तो कॉम्बिनेशन मैंने लिया, तो बन गई भाई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है भाई, डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, बात समझ में आई। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन का ले सकते हैं। तो ये 2 मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बार बार आएंगे, बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन का जो डिफिनेशन होता है, एक्सेलरेशन का डिफिनेशन क्या होता है, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा वेलोसिटी, सही है ना बात, तो डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो वेलोसिटी यहाँ पे फिर से देख लेंगे, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी की डेफिनेशन आपके पास है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, वेलोसिटी तो फंडामेंटल नहीं है हमारे लिए अभी तक। ओके, अभी तक हमारे लिए वो फंडामेंटल नहीं है, डोंट वरी। तो यहाँ पे यार ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो यहाँ पे मैं लिख लिया डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा समझो, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी की जगह पे इसकी डेफिनेशन डाल दी, डिवाइडेड बाय क्या आएगा फिर से, टाइम। तो क्या ये टाइम कैंसिल हो जाएगा, नहीं, ये टाइम क्या होगा, यहाँ पे जाएगा, तो टाइम इंटू टाइम क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। बात को समझो, क्या बन रहा है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक तरह की लेंथ, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, लेंथ। ओके, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, टाइम स्क्वायर।
ओके तो यार ये जो एक्सेलरेशन है कैसे बनेगा, ये एक्सेलरेशन लेंथ पे ऊपर डिपेंड है और टाइम का स्क्वायर इन दोनों के ऊपर डिपेंड है। तो जनरली तो ये एक्सेलरेशन लेंथ पे भी और टाइम पे दोनों पे ऊपर डिपेंड है। लेंथ भी फंडामेंटल, टाइम भी फंडामेंटल, तो दो फंडामेंटल का कॉम्बिनेशन, कुछ तो मल्टीप्लिकेशन हमने किया और यहाँ पे एक्सेलरेशन को बना दिया। ओके ये एक बार मैं यार एक आपको ये समझाना चाहूंगा, बहुत बार ये कंफ्यूजन में देखता हूँ जब भी क्लास में पढ़ाता हूँ। तो यार ये जो मैंने किया टाइम इंटू टाइम, टाइम स्क्वायर, तो यहाँ पे बहुत बार बच्चों को नहीं समझता है, इसलिए मैं यार एक मिनट लेता हूँ। आई होप की डिराइव्ड क्वांटिटीज आपको समझे होंगे। डिराइव्ड क्वांटिटीज किसी के ऊपर डिपेंड होती है एंड द यूनिट्स used for the measurement of derived quantities are called as derived units। फिर से एक बार बोलता हूँ, derived units का डिफिनेशन ध्यान से जरा। The units which are used for the measurement of derived quantities are called as derived units। derived quantities के यूनिट्स को सीधा बोलेंगे derived units। तो इसका यूनिट वेलोसिटी का यूनिट हम तैयार कर सकते हैं, देखो कैसे। तो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन क्या होती है जनरली, लेंथ अपॉन टाइम। बात को समझो, लेंथ अपॉन टाइम है तो उसका जो यूनिट आएगा, यहाँ पे यूनिट लिखता हूँ, देखो अभी ध्यान से। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, आपको देखा हमने अभी, मीटर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ना जनरली, हम 10 तक ऐसे लिखेंगे, ये तो रेशियो का ही पार्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे वेलोसिटी का यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। ओके बात को समझो भाई, वो क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। उसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखना है वो आगे भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आएगा, एक्सेलरेशन का यूनिट आएगा, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। यहाँ पे आ गया भाई मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे टाइम है, चलो ठीक है टाइम लिख लिया मैंने, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, मगर ये सेकंड का क्या है भाई, स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे उसको ऊपर लिखता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे लिखता हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या पढ़ेंगे, मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। पढ़ा तो कुछ गलत नहीं है, मगर हम कैसे पढ़ेंगे इसको, मीटर, ये लाइन को बोलेंगे पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेकेंड स्क्वायर क्यों लिया, आप बोलोगे कि यहाँ पे सेकेंड क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे टाइम का क्या है, स्क्वायर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई ज्यादा रॉकेट साइंस मैंने यूज नहीं किया है। ओके तो यार मैं एक और चीज छोटा सा समझाना चाहूंगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन आपने लिखी होगी शायद। डिराइव्ड यूनिट्स की डेफिनेशन में फिर से एक बार बोलता हूँ, अगर आपको लिखनी है तो लिख सकते हो। डिराइव्ड यूनिट्स आर द यूनिट्स which are used for the measurement of derived quantities are called as derived units। ओके कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर यार इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो अगर यहाँ पे a अपॉन b ऑलरेडी है, एक नंबर है, रैशनल नंबर होते हैं, तो अगर यहाँ पे लिखा है मैंने a अपॉन b और उसको मैंने अगर c से डिवाइड कर लिया, ये देखो c से डिवाइड कर लिया। ओके तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे मालूम है, ये पूरा एक नंबर पहले था, इस पूरे को मैंने c से डिवाइड किया है, मैंने सिर्फ b को नहीं किया है, पूरे नंबर को मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। तो क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे ये बन जाता है a अपॉन b और ये c जो है ये घूम के यहाँ पे जाता है a अपॉन बी सी। उसको एक और तरीके से समझ सकते हो, ये देखो a अपॉन बी पहले था, डिवाइड बाय क्या आ गया भाई, एक नंबर लिया c, तो c को यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, नीचे 1 होता है ना भाई, उसका डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1। तो आपको मालूम है ना भाई, 1 2 3 4 नंबर अगर आएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, a अपॉन बी इंटू ये 1 घूम के ऊपर जाएगा 1 अपॉन सी, ये क्या बन जाएगा a अपॉन बी सी। तो इसको ऐसे या ऐसे कैसे भी समझो। तो यार ये समझना होगा आपको कि ऊपर वाला नंबर जो है वो एक नंबर है सिर्फ, वो जो मैंने ब्रैकेट डाला है उसको पूरे को मैंने सी से डिवाइड किया है, तो ये a अपॉन बी सी बन जाएगा। ओके तो अगर सिर्फ एक नंबर है a, अभी जब समझो, अगर पहला नंबर था सिंगल नंबर था a और उसको मैंने अगर b अपॉन सी से डिवाइड किया, थोड़ा सा समझो, a सिंपल सेपरेट था और मैंने b अपॉन सी से उसको डिवाइड किया, तो इस केस में क्या होता है मालूम है, इस केस में हो जाएगा भाई ये जो c है ये घूम के ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा ए सी अपॉन बी। तो ये आपको समझना है, एक रेशो को डिवाइड किया है कि एक नंबर को रेशो ने डिवाइड किया है। यहाँ पे रेशो को नंबर ने डिवाइड करने से नंबर यहाँ पे चला जाता है, नीचे ही रहता है। अगर नंबर को किसी रेशो ने डिवाइड किया तो नंबर घूम के ऊपर जाता है। ये थोड़ा सा आपको चीज समझना है। अगर मैं ये ब्रैकेट में, इसलिए ब्रैकेट्स मैं हमेशा क्लास में भी बोलता हूँ, यहाँ पे भी बोलूंगा कि यार ब्रैकेट्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, ब्रैकेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाला था। ओके ब्रैकेट्स आर इंपॉर्टेंट। अगर ब्रैकेट डालना भूल गए तो क्या हो सकता है, देखो अगर मैं ब्रैकेट नहीं डालता
तो आपको लगता है यार ए अपॉन बी अपॉन सी, सिर्फ आप ऐसे पढ़ते ए अपॉन बी अपॉन सी, उसको भी पढ़ते ए अपॉन बी अपॉन सी, मगर यहाँ पे उसका वैल्यू बन गया है ए अपॉन बी सी और यहाँ पे वैल्यू बन गया है ए सी अपॉन बी। तो आप ही बोलते यार ये कैसे, तो ये ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ऐसा। तो देखो ना भाई, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एक रेशियो था, पहले ये रेशियो था, ओके, ए अपॉन बी जैसा, ओके, उसको मैंने टाइम से डिवाइड किया। तो यहाँ पे ए डिस्प्लेसमेंट को ए मान लो, टाइम को बी मान लो और ये टाइम को सी मान लो। तो ये सी कहाँ पे जाता है, बी के पास जाता है, तो ये टाइम कहाँ पे जाएगा, टाइम के पास, तो टाइम इंटू टाइम, टाइम स्क्वायर बन गया। ओके, तो ये छोटा सा रूल है यार, मैं समझाना चाहता था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हो गए बाय फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको 2-5 मिनट आपके लिए दे दिए हैं, तो उसको भूलिएगा मत, अभी इधर तो लिख के ले लो। ओके, चलो ठीक है, एक और आगे का कंसेप्ट। ओके, आगे का एक कंसेप्ट पढ़ेंगे भाई। तो यार ये जो फंडामेंटल यूनिट्स है, उस यूनिट्स को यूज करने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स है, ऐसा नहीं है कि कैसे भी यूनिट्स को लिख दिया, ऐसा नहीं चलता है। ओके, तो देयर आर सम रूल्स फॉर द यूज ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स के यूज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कन्वेंशंस होते हैं। तो यार कन्वेंशंस क्या है, देयर आर सम कन्वेंशंस टू यूज द एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स को यूज करने के लिए कुछ कन्वेंशंस है, कुछ रूल्स है, वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, सभी जगह पे वो फॉलो होते हैं। ओके, सभी को वो फॉलो करने पड़ते हैं, हमें भी वो क्या करना है, फॉलो करने ही है। तो यार कन्वेंशंस क्या होते हैं, देखो यहाँ पे मैं बोलूंगा भाई 9 पॉइंट है, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मगर नहीं तो ध्यान में रखो, कन्वेंशंस यूज्ड फॉर SI यूनिट्स, यूज्ड फॉर, ऐसे नहीं जैसे टॉपिक करता हूं, कन्वेंशंस फॉर द यूज ऑफ SI यूनिट्स। SI यूनिट्स को अगर आपको यूज करना है, कन्वेंशन फॉर द यूज ऑफ SI यूनिट्स, अगर SI यूनिट्स को आपको यूज करना है तो कुछ रूल्स, कुछ कन्वेंशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत सारे हैं, मगर मैं 4-5 है जो इंपॉर्टेंट है वो ले लूंगा। और ये इतना डरने वाली बात नहीं है, इसको क्यों नहीं डरने वाली, क्योंकि आपने जब भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, कुछ भी फिजिकल क्वांटिटीज लिखी होगी, तब आप अल्टीमेटली इनडायरेक्टली आपने ये रूल्स फॉलो किए थे, फॉलो कर रहे होंगे आप। फिर भी मैं एक बात आपको ये समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, कुछ भी जो ऐसा यूनिट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बोला ऐसा यूनिट का फुल नेम भी होता है और सिंबल भी होता है। जब भी कोई ऐसा यूनिट्स हमें यूज करने हैं तो उसके सिंबल्स हम यूज करते हैं। ओके, तो ऐसा यूनिट्स लिखने के लिए यूज ऑफ सिंबल, ये मैं लिखूंगा, यूज ऑफ सिंबल। तो सिंबल का यूज करते करो, सिंबल का यूज करना चाहिए। जब भी हमें ऐसा यूनिट्स लिखना है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसका सिंबल का यूज करो। तो सिंबल का यूज का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर मैंने लिखा कि अगर लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मगर हमें कैसे लिखना है, 10 मीटर, ये सही तरीका, ये गलत नहीं है बोल रहा हूं मैं, मगर कन्वेंशन के हिसाब से क्या लिखना चाहिए भाई, तो कन्वेंशन के हिसाब से हमें उसका मीटर का हमें सिंबल यूज करना चाहिए। अगर आप बोलोगे कि मास ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज 10 किलोग्राम, अगर आप पूरा लिखते हो तो पूरा लिखने से अच्छा है कि आप क्या करो, उसका सिंबल यूज करो, केजी। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट कन्वेंशन फॉर द यूज ऑफ SI यूनिट्स, तो सिंबल का यूज करो। ओके, यूनिट्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी must be written in terms of its symbol। फिर से एक बार बोलता हूं, the units of any physical quantity must be written in terms of its symbol। सिंबल के टर्म में उसको एक्सप्रेस करो। ओके, दूसरा अगर यार ये जो सिंबल है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पर्सन का नाम है, पर्सन का नेम है, अगर पर्सन का नेम आता है, थोड़ा ध्यान से सुनो, अगर पर्सन का नेम अगर यूनिट में आता है, जैसे कि मैंने बोला था भाई, जैसे कि हम बोले थे कि टेम्परेचर जो होता है, थोड़ा सा ध्यान में, अगर टेम्परेचर जो क्वांटिटी है उसका यूनिट होता है भाई केल्विन, पर्सन का नेम है, साइंटिस्ट का नेम है। दूसरा भाई मैंने बोला था करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है भाई, एम्पियर, ये भी क्या है, साइंटिस्ट का नेम है। अगर फोर्स क्वांटिटी है, फोर्स का आपने बहुत बार यूज किया होगा ना भाई, फोर्स जो होता है उसका यूनिट होता है न्यूटन, हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। तो ये न्यूटन, आपको तो न्यूटन मालूम है, अब ये भले दो नहीं मालूम होंगे मगर न्यूटन तो मालूम होते हैं। ओके, न्यूटन भी साइंटिस्ट का नाम है, पर्सन के नेम है। जब अगर यहाँ पे यूनिट में पर्सन के नेम आएंगे, तो अगर आपको पूरा पर्सन का नेम लिखना है यूनिट के जगह पे,
अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा पर्सन का नेम लिखूंगा, तो पर्सन का नेम अगर आप लिखना चाहते हो तो आपको स्मॉल लेटर्स यूज करना पड़ेंगे, सभी लेटर्स आपके स्मॉल होने चाहिए। ओके, स्मॉल लेटर्स आपको यूज करने पड़ेंगे। क्यों? ये जो अगर आपको लिखना है टेम्परेचर, अगर आपको लिखना है पूरा नाम लेके, तो आपको ये पूरा स्मॉल लेटर्स में यूज करना पड़ेगा, ये कन्वेंशन है उसका। ओके, चलो ठीक है। अगर आप उसका पर्सन के नेम का सिंबल यूज करना चाहते हो, सिंबल, अगर सिंबल, हमें सिंबल ही लिखना है, मैंने पहले ही बोला है हमें सिंबल ही लिखना है, मगर फिर भी आप अगर पर्सन का नेम पूरा लिखना चाहते हो तो आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना होगा। ओके, और दूसरा, अगर ये सिंबल जो है, अगर हमें उसका सिंबल लिखना है तो पर्सन का नेम अगर यूनिट में आता है तो सिंबल हमें कैपिटल में लिखना होगा, कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर में ही सिंबल लिखना होगा। कैसे? तो देखो, टेम्परेचर का सिंबल यहाँ पे, केल्विन का सिंबल यहाँ पे हम के लिख देंगे, कैपिटल के। एम्पियर का यहाँ पे कैपिटल ए, न्यूटन का यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैपिटल एन। अगर ये एनर्जी है, एनर्जी, एनर्जी तो आपने सुना ही होगा, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। जूल भी एक तरह के साइंटिस्ट का नाम है, पर्सन का नाम है। अगर पूरा लिखना चाहते हो तो सभी लेटर स्मॉल, और यहाँ पे अगर सिंबल लिखना है तो जे कैपिटल लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सिंबल यूज करो, और सिंबल नहीं है तो साइंटिस्ट का नेम लिखना है, पर्सन का नेम लिखना है तो स्मॉल लेटर्स में लिखो, और दूसरा क्या लिखो, कैपिटल लेटर में उसका सिंबल लिखो। तीसरा है इंपॉर्टेंट चीज कि यूनिट्स कभी भी ऐसे प्लूरल फॉर्म में नहीं आते हैं, प्लूरल फॉर्म में कभी यूनिट्स को नहीं लिखते हैं। ओके, प्लूरल फॉर्म में उसको कभी नहीं लिखते हैं। डू नॉट राइट इन प्लूरल फॉर्म, यूनिट्स को कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। ये अगर सिर्फ ध्यान में रखना है, इसको कुछ इतना ज्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आपने एक किया है, आप करके आ रहे हो, सिर्फ आपको ये मालूम शायद नहीं होगा कि यार इसके ऐसे कुछ यूज होते हैं, मगर आप किए हो। ओके, तो ठीक है। डू नॉट राइट इन प्लूरल फॉर्म, इसका मतलब अगर लेंथ 1 मीटर है तो आप बोलते हो 1 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बोलोगे कि लेंथ 10 मीटर्स है, तो अगर आप ऐसे लिखोगे 10 मीटर्स, ओके, प्लूरल फॉर्म में, तो ये गलत है। तो ये मीटर एक अलग यूनिट होता है, और सेकेंड, जिसको हम टाइम का यूनिट कहते हैं, वो तो सेकेंड टाइम का यूनिट है। तो ऐसे कभी भी यूनिट को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, यूनिट्स को कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है। चलो ठीक है, यूनिट्स को कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है। दूसरा चीज, जब भी कुछ यूनिट हम लिखेंगे, डू नॉट यूज फुल स्टॉप। ओके, डू नॉट यूज फुल स्टॉप, यूनिट के बाद फुल स्टॉप नहीं देना है। जब भी हम यूनिट लिखेंगे कुछ, यहाँ पे अगर 10 न्यूटन, तो उसके बाद फुल स्टॉप नहीं देना है। जैसे कि हम कभी कभार दे देते हैं, अगर मेरा नाम है अजिंक्य संजय वाकचौड़े, ओके, अगर मेरा ये नाम है, तो हम ऐसे जैसे ये देते हैं इनिशियल के बाद जो स्टॉप देते हैं, फुल स्टॉप, तो ऐसा पॉइंट हमें देने नहीं है। ओके, तो यहाँ पे न्यूटन के बाद कौन सा भी यूनिट के बाद ऐसे फुल स्टॉप का यूज नहीं करना है। ओके, ये जो रूल्स है वो आपने कभी भी जब फिजिकल क्वांटिटीज लिखे होंगी तब आपने अल्टीमेटली इनडायरेक्टली उसको फॉलो किया ही है। फिर भी हमें वो थोड़ा सा एक और रूल में बता दूंगा। तो यहाँ पे जो है, अगर कुछ कॉम्बिनेशन आता है, कॉम्बिनेशन का मतलब देखो, अगर वेलोसिटी का यूनिट आपको मालूम पड़ गया है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यार मीटर पर सेकेंड जो है, ये मीटर की पावर 1 है, सेकेंड की पावर 1 है। अगर यह सेकेंड जो है डिनोमिनेटर से मैं न्यूमरेटर में लेके गया, ये इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, तो नीचे से ऊपर जब कोई क्वांटिटी को हम लेते हैं नीचे से ऊपर, तब उसका जो पावर है उसका साइन चेंज होता है। अगर पॉजिटिव है नीचे तो ऊपर जाके माइनस बन जाएगा, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाके पॉजिटिव बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। तो यहाँ पे ये बन गया मीटर सेकेंड रेस टू -1। ओके, तो यार यहाँ पे दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन है। जब भी ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आएगा, तो जब कॉम्बिनेशन आता है तो एक तो आप इन दोनों के बीच में स्पेस दे दो। ओके, यूज ऑफ स्पेस, तो यहाँ पे स्पेस देना जरूरी है। और अगर आपको स्पेस नहीं देना है तो सिंपली आप ऐसे कर सकते हो, मीटर सेकेंड इनवर्स, ये डैश जो लाइन लिया है मैंने उसको बोलेंगे हाइफन। तो यहाँ पे एक तो स्पेस दे दो, अगर दो क्वांटिटी का, यहाँ पे मीटर और टाइम जो है, मीटर मतलब लेंथ और सेकेंड का मतलब होता है टाइम, तो यहाँ पे लेंथ और टाइम का जो मल्टीप्लीकेशन है, तो अगर दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन है, दो यूनिट्स का मल्टीप्लीकेशन है, तो आपको एक तो स्पेस दे दो, नहीं तो उनको सेपरेट दिखाने के लिए आप हाइफन का यूज करो। तो यहाँ पे यूज ऑफ स्पेस और हाइफन ये भी जरूरी है। ओके, तो ठीक है। ओके, तो कभी कभार हमें ये भी आ जाता है, एक लास्ट वाला ले लेंगे और मैं यहाँ पे ये कन्वेंशन रोक देता हूँ। ओके, तो अभी को कभी कभार ये पता चल गया होगा, तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 1 किलोग्राम,
1 किलोग्राम के कितने ग्राम्स होते हैं आपको मालूम है? 1 किलोग्राम के होते हैं 1000 ग्राम्स, मालूम है ना आप सबको, मालूम होगा एटलीस्ट। ओके, तो ये 1 किलो 1000 जो है, 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻3। कुछ दिक्कत है? क्योंकि 10 क्यूब का मतलब होता है 1000, तो 10⁻3 और इसको लिख सकते हैं ग्राम्स। ओके, तो यार ये जो 10⁻3 है, 10 के जो पावर्स, ऐसे जब भी कुछ 10 के पावर्स आएंगे तो 10 के पावर्स हमेशा यूनिट के पहले ही लिखने हैं। ओके, इसको बोलते हैं प्रीफिक्सेस। ओके, तो 10 के जो पावर्स आएंगे वो हमेशा हमेशा यूनिट के पहले ही लिखने हैं। ओके, सो दीज आर द सम कन्वेंशंस दैट वी मस्ट फॉलो व्हाइल यूजिंग द एसआई यूनिट्स। उनको फॉलो करना चाहिए। आपने किए हैं फॉलो, ऐसा नहीं है कि आपने किए नहीं है और पहले आपके बारे में आपके सामने पहली बार आए हैं, नहीं, आपने वो जब भी आपने कुछ यूनिट्स लिखे होंगे तब आपने ये फॉलो किया है। सिर्फ ये यार कन्वेंशन 11 की बुक में दिए है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, तो आपको यार शॉर्ट में लिखने हैं तो आप लिख सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। अगर नहीं लिखा है तो कुछ भी दिक्कत नहीं है उसमें, मगर ध्यान में रखा करो। ओके, तो ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने पढ़ी, फंडामेंटल यूनिट्स हमने पढ़ा, डिराइव्ड क्वांटिटीज हमने पढ़ी, डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ा। ओके, थैंक यू।